Hello guys and welcome back to another session of learning with वृंदा। तो हम लोगों ने नई सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसके अंदर हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं क्लास 9th की, वो भी साइंस की। तो जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसके अंदर हम ऑलरेडी 3 पार्ट कवर कर चुके हैं। और इन 3 पार्ट के अंदर हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था कि मैटर क्या है, उनकी डेफिनेशन, मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा। फिर नेक्स्ट हमने मैटर्स की अलग अलग स्टेट जो कि होती है गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड, उनके बारे में पढ़ा, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। लास्ट पार्ट में हमने इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स के बारे में पढ़ा कि आप कैसे सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में और गैस को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या होता है। कुछ एक्टिविटीज़ हमने अब तक कवर करी थी जिसके अंदर आपको वो सारे के सारे टॉपिक क्लियर हो जाएं जिसकी हेल्प से। तो आई होप अब तक का जितना भी प्रोसेस था वो आपको कवर हो चुका होगा, और जितनी भी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन थी जस्ट लाइक कि फ्यूजन क्या होता है, वेपराइजेशन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, सब्लिमेशन क्या है, फ्रीजिंग क्या है, सॉलिडिफिकेशन क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको अब तक कवर क्लियर हो चुकी होंगी क्योंकि हम ये सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो बात कर लेते हैं इस सीरीज़ के यानी कि इस चैप्टर के लास्ट पार्ट की, जो कि इसमें आपका एक लास्ट टॉपिक बचा है जिसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इवेपोरेशन क्या होता है। तो इवेपोरेशन की अगर हम बात करें तो इवेपोरेशन उस प्रोसेस को या उस फिनोमिना को कहते हैं जिसके अंदर जो लिक्विड होता है वो वेपर्स में चेंज हो जाता है, वो भी अपने बॉइलिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे। भाई हमने बॉइलिंग के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में, जिसमें हमने पढ़ा था, जब हमने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में पढ़ा था कि अगर आप किसी भी लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट तक बॉयल करते हो तो वो लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है। बट यहाँ पर इवेपोरेशन में क्या होता है, आपको उसे बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो बिना बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचे उससे पहले ही बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट आपका जो लिक्विड है वो किस में बदल जाता है, वेपर्स में बदल जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। तो इवेपोरेशन की डेफिनेशन क्या हुई, द फिनोमिनन ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो क्या मतलब हुआ इसका, कि किसी भी लिक्विड का उसके वेपर्स में बदल जाना, वो भी किसी भी ऐसे टेम्परेचर पे जो उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम हो, क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है। सो आई होप डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी कि क्या होता है इवेपोरेशन। वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड किस में बदल जाता है, वेपर में बदल जाता है, वो भी अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आने से पहले ही। नेक्स्ट देखो, ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है कि जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड के केस में जो उसके सरफेस पे पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उनकी हायर काइनेटिक एनर्जी होती है, और ये हायर काइनेटिक एनर्जी होने के कारण वो पार्टिकल्स अपने फोर्स को ब्रेक करने में कामयाब हो जाते हैं। और उस फोर्स को ब्रेक करने के बाद क्या होता है कि जो भी पार्टिकल है वो किस में बदल जाते हैं, वेपर में बदल जाते हैं। तो पहले सबसे ऊपर वाली जो लेयर थी वो वेपर में बदली, फिर उसके नीचे वाली जो लेयर है वो वेपर में बदलेगी, फिर उसके नीचे वाली लेयर है वो वेपर में बदलेगी। और ये प्रोसेस तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक कि सारा का सारा वाटर वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए। आई बात समझ में। क्या होता है कि लिक्विड के केस में जो ऊपर ऊपर का पानी होता है उसके पास क्या आ जाती है, हायर काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि नीचे वाले पार्टिकल भी ऊपर उठने की कोशिश कर रहे होते हैं, सब एक दूसरे को धक्का मार रहे होते हैं, तो सबके जो बदले का पावर होती है वो ऊपर वालों के पास आ जाती है। तो ऊपर वालों के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, वो अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, और अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ के वो वहाँ से चले जाते हैं। और उनके जाते ही वहाँ पे जो नीचे वाली लेयर होती है वो ऊपर आ जाती है, फिर सेम प्रोसेस उसके साथ होता है। और इस तरीके से आपका जितना भी लिक्विड होता है वो सारा का सारा वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आई बात समझ में।
चलो नेक्स्ट आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आपको बताया गया है सरफेस के बारे में कि इवेपोरेशन जो है वो हमारी सरफेस फिनोमिनन है। तो अब सरफेस फिनोमिनन का मतलब क्या हुआ? सरफेस फिनोमिनन का मतलब हुआ कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि एक पानी जो है वो पूरी किसी छत पे फैला हुआ है और दूसरा जो पानी है वो किसी गड्ढे में भरा हुआ है, तो किसका पानी पहले सूखेगा? छत का पानी या गड्ढे का पानी? ऑफ कोर्स छत का पानी। क्यों? क्योंकि छत का सरफेस एरिया क्या है? बड़ा है। वहाँ पर इवेपोरेशन क्या होगा? जल्दी जल्दी होगा। वहाँ पर एक बारी में ज़्यादा पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और एक में ज़्यादा पार्टिकल्स आपके क्या हैं? कन्वर्ट होंगे। तो इसीलिए जहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पर रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। सो इवेपोरेशन क्या हुआ? हमारा सरफेस फिनोमिना है। अगर आप सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन अपने आप बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब ये भी आपने देखा होगा कि ज़्यादा गर्मी होती है तब पानी बहुत जल्दी सूखता है, या जब कम गर्मी होती है, जब टेम्परेचर कम होता है तब पानी जल्दी सूखता है। तो नॉर्मल सी बात है गर्मियों में, यानी कि जब टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है। तो ऐसा क्यों होता है? जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो साथ के साथ हम क्या करते हैं? पार्टिकल्स को और भी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी दे देते हैं, और भी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होने के कारण वो और भी जल्दी से अपना बॉन्ड ब्रेक करते हैं, और भी जल्दी बॉन्ड ब्रेक करने के कारण क्या होता है? वो और भी जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। तो विच मीन्स क्या हुआ कि आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर को बढ़ाओगे उतना ही जल्दी जल्दी क्या होगा? आपका इवेपोरेशन होगा। नेक्स्ट ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी अगर आप बढ़ाते हो, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है उमस, यानी कि आपके आसपास वाटर का कंटेंट होना। तो आपने देखा होगा कि जब आपके बारिश के मौसम में आसपास चिपचिपाहट होती है तो पानी को सूखने में टाइम लगता है। इसका रीज़न ये होता है कि जो हमारी एयर होती है, हमारे आसपास जो एयर है उसकी एक अमाउंट है, और वो उतने ही अमाउंट में उस वेपर्स को अपने पास रख सकती है। और जब उससे ज़्यादा वेपर्स उसके पास पहुंच जाते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाता है? घट जाता है। तो यहाँ से क्या पता चला कि अगर आप अगर आप ह्यूमिडिटी को इंक्रीज़ करेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट क्लियर हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्या था आपका कि इवेपोरेशन के लिए अगर आप सरफेस एरिया को बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो भी रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। अगर आप ह्यूमिडिटी को बढ़ाओगे तो आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन घटेगा। इनका रीज़न क्या था? क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पार्टिकल्स एक बारी में वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो पाएंगे। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पार्टिकल्स को ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और वो जल्दी जल्दी हो पाएंगे। लेकिन ह्यूमिडिटी के केस में क्या था कि हमारे आसपास जो एयर है उसकी एक लिमिट होती है। अगर उस लिमिट से ज़्यादा आप वेपर्स को उसके पास पहुंचाओगे तो वो नहीं ले पाएगा, उसे टाइम लगेगा। इसीलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन ह्यूमिडिटी में बढ़ने के साथ डिक्रीज़ होता है। तो आई होप तीनों के तीनों फैक्टर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। पहला क्या था? सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? बढ़ेगा। दूसरा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। और लास्ट क्या था कि ह्यूमिडिटी अगर आप बढ़ाओगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। अब ह्यूमिडिटी होता क्या है? तो ह्यूमिडिटी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, यानी आपके आसपास जो एयर मौजूद है उस एयर में कितने अमाउंट में वाटर वेपर प्रेजेंट है, उसी को हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं। और लास्ट फैक्टर क्या है? इंक्रीज इन विंड स्पीड। तो जितनी ज़्यादा विंड की स्पीड होगी उतनी जल्दी पार्टिकल्स वेपर में बदलेंगे और हवा के साथ चले जाएंगे, विच रिजल्ट इन डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, जो कि आपके आसपास वाटर वेपर के अमाउंट को कम कर देगा। और इसके बाद क्या होगा? आपका जल्दी जल्दी वाटर क्या होने लगेगा? फिर से इवेपोरेट होने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास बारिश हुई, बारिश होने के बाद आपका वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया,
बारिश हुई, पानी भर गया, इवेपोरेशन स्टार्ट हुआ। इवेपोरेशन का प्रोसेस शुरू होने के बाद आपके आसपास में वेपर्स बनने शुरू हो गए। अब अगर हवा तेज़ होगी तो जैसे ही वेपर्स एयर में पहुंचेंगे हवा के साथ चले जाएंगे, तो ओवरऑल उस जगह पे तो वेपर्स कम ही है, तो इसीलिए वहाँ पर जितना ज़्यादा आपकी विंडी स्पीड होगी उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। सो गाइस, यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर के अंदर कवर होंगी। तो उनमें से कुछ 5 क्वेश्चंस हैं जो मैंने आज कवर किए हैं, जो कि सारे के सारे इवेपोरेशन से रिलेटेड हैं। तो पहले उन पर नज़र मार लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ डज़ इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? तो इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है? आपने देखा ना, बारिश होती है, पानी सूखता है तो मौसम ठंडा ठंडा हो जाता है, या अगर आपको पसीने भी आ रहा है तो पसीना सूखता है तो भी ठंडा ठंडा सा लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? इवेपोरेशन कूलिंग कॉज क्यों करता है? तो इसके लिए आपको बताया गया है, क्या बोला गया है, पहले देख लेते हैं। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। मतलब अगर आपने किसी खुली जगह पर या खुले बर्तन में पानी को रखा है तो पानी का क्या होने लगेगा? इवेपोरेशन होने लगेगा। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। अब क्या होगा? जो पार्टिकल्स थे लिक्विड के वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते रहेंगे अपने आसपास से। क्यों? ताकि वो उस एनर्जी को कंप्लीट कर सके, उस एनर्जी की कमी को पूरा कर सके जो इवेपोरेशन के टाइम पे उनसे खो गई। और दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कूल। तो क्या होगा? ये जो आपका सराउंडिंग की में से आपने एनर्जी ले ली, तो एनर्जी लेने का मतलब क्या हुआ? एनर्जी कम हो गई। एनर्जी कम होने का मतलब क्या हुआ? वहाँ पर क्या हो गया? कूलिंग इफेक्ट हो गया। आई बात समझ में? सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर ये एक सर्कल में, यानी कि एक जगह है, यहाँ पर हुई है अभी अभी बारिश होने के बाद पूरे में पानी भर गया है। पानी भरने के बाद यहाँ से इवेपोरेशन स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर जो ऊपर वाली लेयर थी उसके पार्टिकल इवेपोरेट होके चले गए। अब जो सेकंड लेयर थी ऊपर वाली के नीचे वाली, वो ऊपर आई। तो जब वो ऊपर आई तब तक तो ऑलरेडी उनकी एनर्जी का लॉस हो चुका था ना। तो उस एनर्जी के लॉस को पूरा करने के लिए और काइनेटिक एनर्जी इतनी लेने के लिए कि वो बाहर निकल सके, जो ऊपर वाले पार्टिकल, जो सेकंड लेयर अब ऊपर आई है, वो आसपास से क्या करना शुरू करेगी? एनर्जी लेना शुरू कर लेगी। और जब वो आसपास से एनर्जी ले लेगी तो क्या होगा? यहाँ एनर्जी की कमी हो जाएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपको कैसी सेंसेशन मिलेगी? आपकी सराउंडिंग कैसी हो जाएगी? कूल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ आसपास की जो हीट एनर्जी थी वो तो हमारे पार्टिकल्स ले चुके हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए, इसीलिए आपके आसपास क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा, कोल्ड सराउंडिंग बन जाएगी। तो क्लियर हुआ क्यों क्यों होता है कूलिंग इफेक्ट आपका इवेपोरेशन की वजह से? क्योंकि इवेपोरेशन की वजह से क्या होगा? जब आप इवेपोरेशन करोगे और पहली लेयर आपकी गायब होगी तो एनर्जी का लॉस हो जाएगा, और जब दूसरी लेयर आपके ऊपर आएगी तो वो उस एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए अपने आसपास से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, और आसपास से एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से आसपास की जो हीटिंग एनर्जी है उसको कम कर देगी और आसपास आपको क्या देगी? कूलिंग सेंसेशन देगी। नेक्स्ट क्या पूछा गया है? व्हाट हैपन्स व्हेन यू पोर सम एसीटोन और नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम? तो अगर आप एसीटोन को या नेल पॉलिश रिमूवर को अपनी हथेली पे डालो या आपके हाथ पर टच हो जाए तो क्या होगा? तो आपको बहुत तगड़ी कूलिंग सेंसेशन आएगी, बहुत स्ट्रॉन्ग वाली। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी एसीटोन था या जो नेल पॉलिश रिमूवर था वो जैसे हमारी पाम पे जाएगा वो हमारी बॉडी से क्या करेगा? एनर्जी गेन करेगा। एनर्जी गेन करते अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा और इवेपोरेट हो जाएगा, और उसके इवेपोरेट होते ही हमारे पाम पे पीछे क्या छोड़ जाएगा? कूलिंग सेंसेशन छोड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी उस एरियाज की जो हीट थी वो तो उसने एब्जॉर्ब कर ली ना, तो वहाँ पे क्या बचा? कूलनेस ही तो बचेगी, इसीलिए। नेक्स्ट है, आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड। वाई? क्यों पानी छिड़कते हैं लोग गर्मियों में अपने घर पे या अपनी छत पे? क्यों? इसीलिए क्योंकि जब हम पानी छिड़केंगे तो पानी का क्या होगा? इवेपोरेशन होगा, और उस इवेपोरेशन में क्या हेल्प करेगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हेल्प करेगा, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के कम होने की वजह से सरफेस क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा,
और ठंडक पाने के लिए ही लोग क्या करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं, क्योंकि जब आप पानी छिड़कते हो तो उसके कुछ टाइम बाद तो बहुत तेज़ भपका निकलता है, बहुत तेज़ गर्मी निकलती है, बहुत तेज़, इतनी ज़्यादा गर्मी निकलती है आप वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते। लेकिन एक टाइम के बाद जब सारा का सारा पानी सूख जाता है, इवेपोरेशन पूरी तरीके से हो जाता है, तो उस जगह पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचती है, कूलनेस बचती है, कूलिंग इफेक्ट बचता है। क्यों? क्योंकि जितनी भी हीट थी उस जगह की वो सारी की सारी क्या हो चुकी है, जितनी भी हीट एनर्जी थी वो सारी की सारी क्या हो चुकी है, वहाँ से ख़त्म हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। सो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज, वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर? हमें गर्मियों में कॉटन के कपड़े क्यों पहनने चाहिए? तो कॉटन जो होता है वो वाटर का गुड एब्जॉर्बर होता है, और वो क्या करता है, स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद उस स्वेट को हमारे एटमॉस्फेयर तक एक्सपोज कर देता है। और एक बार एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने पर उस स्वेट का क्या हो सकता है, इवेपोरेशन हो जाता है बहुत जल्दी से हमारे बॉडी सरफेस की हीट के थ्रू, और वो जो स्वेट है वो किस में बदल जाता है, वेपर्स में बदल जाता है। और फिर आपने भी पढ़ा ही था कि जब भी इवेपोरेशन होता है तो उसके बाद क्या छोड़ जाता है, कूलिंग इफेक्ट छोड़ जाता है। तो पसीना सूखने के बाद हमें क्या मिलेगी, ठंडक मिलेगी। Next and last question is, why do we see droplets of water on the outer surface of a glass containing ice cold water? सपोज़ आपने फ्रिज से, सपोज़ फ्रीज़र से एकदम चिल्ड वाटर निकाला है और उस चिल्ड वाटर को आपने थोड़ी देर के लिए रख दिया कि अभी ज़्यादा ठंडा हम बाद में पी लेंगे। तो जब आप बहुत टाइम बाद या थोड़े टाइम बाद आओगे तो आप देखोगे कि उस कंटेनर के बाहर पानी की बूंदें हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होते हैं, जो वो उस कोल्ड ग्लास के साथ या उस कोल्ड वाटर की बॉटल के साथ आए, तो उन्होंने क्या किया, वो अपनी एनर्जी लूज़ कर गए, और अपनी एनर्जी लूज़ करते ही वो किस में बदल गए, लिक्विड स्टेट में बदल गए, और वो हमें वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में दिखाई देने लग गए। हमने पढ़ा था ना कि अगर हम टेम्परेचर को कम कर दे तो गैस जो है वो किस में बदल सकती है, लिक्विड में बदल सकती है। वही यहाँ पर होता है। सपोज़ मान लो ये वाटर की बॉटल है, बहुत चिल्ड है, बहुत ठंडी है, मैंने इसको लाके यहाँ पर रख दिया। अब होगा क्या, ये तो ठंडी है और इसके आसपास जो वाटर वेपर प्रेजेंट है वो कौन सी स्टेट में, गैसियस स्टेट में। अब वो जब इससे टकराएंगे तो उनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और टेम्परेचर ठंडा होते उनकी काइनेटिक एनर्जी पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी ख़त्म होते ही वो किस में बदल जाएंगे, वो गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में बदल जाएंगे, और यहीं पर वाटर की ड्रॉपलेट के रूप में चिपक जाएंगे और हमें दिखाई देने लगेंगे। तो गाइज़ यहाँ पर ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, आई होप। ये पांचों के पांचों इवेपोरेशन से जुड़े हुए थे। इवेपोरेशन के अंदर मेन जो चीज़ आपने पढ़ी वो यही पढ़ी कि जब भी किसी भी चीज़ का इवेपोरेशन होगा तो आपका वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, और वेपर्स जो हैं वो जिस भी सरफेस पे बन रहे हैं, जिस भी सरफेस पे लिक्विड था उसकी हीट एनर्जी को लेकर वेपर में कन्वर्ट हुए हैं। तो जब हीट एनर्जी वहाँ से चली जाएगी तो सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ आपका क्या बचेगा, कूलिंग इफेक्ट बचेगा, कूलनेस बचेगी। इसीलिए इवेपोरेशन हमें किस में हेल्प करता है, कूलिंग में हेल्प करता है। सो गाइस यहाँ पर आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट, उन्हें हम नेक्स्ट सेक्शन में कवर करेंगे।